एक ऐसी स्थिति बनी है कि इस दौरान कुछ परिवार आए कि उनका कोई नहीं था, अपन ये मदद करी तो फिर अभी समिति ने 4 बच्चे पूरे गोद भी लिए हैं, तो उनका सारा खर्चा समिति उठा रही है पिछले 5 सालों से। उनकी पढ़ाई लिखाई का, घर का, रोटी किराना, दाना पानी से A to Z वो सारे खर्चे हमारी समिति द्वारा उठाए जाते हैं। तो फिर क्यों राजनीति में आना? समाज सेवा तो वैसे भी आपकी समिति के द्वारा हो ही रही है। एक समाज सेवा जब खुद के लेवल पर करते हैं, कुछ लोग मिलकर करते हैं, तो एक सीमित दायरे में होती है। जैसे अभी हम सागर में कर पाते हैं, तो फिर दायरा बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़े स्तर में किसी बड़े संगठन के माध्यम से ही संभव है। ये जो समाज सेवा की भावना है, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ से आपको ये विचार मिले? पिताजी तो सरपंच रहे, लेकिन अभी हमें भी सुनने में आया है कि इस बार आप भी सागर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। अगर पार्टी आपको अवसर देती है तो आप किस विचारधारा को लेकर आगे बढ़े हुए सागर आपके आने के बाद कैसे बदलेगा संसदीय? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला, देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म। हम उपलब्ध हैं देश के प्रत्येक जिले में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी कई अलग अलग पहचान है। वो एक सामाजिक व्यक्ति भी हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, वो व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापारियों के बीच में उपलब्ध रहते हैं, उनकी मदद करते रहते हैं समय समय पर। एक सीए के रूप में आरडी बड़ोनिया साहब, सागर जिले के निवासी आरडी बड़ोनिया साहब पिछले 18 वर्षों से सागर में सीए के रूप में कार्यरत हैं। अपनी सेवाएं सीए के रूप में सागर में दे रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से संघ के सक्रिय सदस्य हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वयंसेवक सदस्य हैं वो संघ के, और संघ के रूप में, संघ के साथ में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, संघ की शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। पिछले 11 सालों से वो अपनत्व सेवा समिति चला रहे हैं सागर जिले के अंदर। जो समिति लोगों की जब मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार में गरीब परिवार, बेसहारा परिवारों की मदद करती है। यह समिति उन परिवारों की मदद भी करती है जिनको अपनों को खोने के बाद आगे कैसे जीवन यापन करें, उनके लिए भी ये समिति मदद करती है। साथ ही सागर जिले के अंदर यह एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करते हैं, सब वाहन, ये सब वाहन भी उपलब्ध करवाते हैं लोगों को, जिससे लोग अपनों को खोने के बाद आने वाली समस्याओं से इनकी समिति के द्वारा उनको समाधान मिलता है, सहायता मिलती है। ऐसे ही शख्सियत आरडी बड़ोनिया साहब आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार ऋतुराज जी, और आप सभी आपके दर्शकों के लिए भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। मेरा पहला सवाल आपके सामाजिक जीवन को लेकर ही है कि जैसा मैंने आपका परिचय कराया, आपकी अपनत्व सेवा समिति जो 11 वर्षों से आप लोगों के बीच में जाके लोगों की सेवा कर रहे हो, तो किस तरीके से काम करती है आपकी ये समिति? ऋतुराज जी, ये जो हमारी अपनत्व सेवा समिति है, एक एनजीओ के रूप में हम लोगों ने इसका 11 वर्ष पहले गठन किया था। इसमें हम लोगों ने सभी शमशान घाटों में ये सूचना लिख के रखी है कि किसी भी गरीब परिवार की जब मौत होती है तो उसको हम लोग पूरा, उस व्यक्ति की मौत होने पर पूरा जो भी अंत्येष्टि में लगने वाली सारी सामग्री है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे कफन हो, चाहे मटकी हो, चाहे वो अर्थी की, ये वो वाली अर्थी की जो लकड़ी होती है, बांस वगैरह वो हो, या किराने की सामग्री हो, सारी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। तो ये जानकारी हम लोगों ने शमशान घाटों में लिखी है, और हर शमशान घाट के हम लोगों ने ऐसे समाज सेवी प्रभारी भी बनाए हैं। उनके पास जैसे ही उस मोहल्ले की सूचना मिलती है तो हम लोग बाकायदा उस व्यक्ति तक, उस गरीब परिवार तक हम लोग मदद पहुंचाते हैं। हमारी समिति का एक कार्यकर्ता है, वो सारी सामग्री घर जाकर उपलब्ध कराता है, निःशुल्क उपलब्ध कराता है, पूरा निःशुल्क उपलब्ध कराता है, कभी किसी से 1 रुपये का नहीं। ठीक है जी सर। साथ ही आपकी समिति के बारे में हमने सुना है कि ये जब कोई रहता नहीं है परिवार में तो उसको आगे जीवन यापन कैसे हो, उसके लिए को भी आप मदद करते हो, उसको लेकर आगे जीवन यापन की बात अगले कुछ समय के लिए? हाँ, जैसे तात्कालिक स्थिति तो खाना की बनती है कि जिस परिवार में कभी गमी हो जाती है तो वहाँ खाना बनता नहीं है, या कोई पास पड़ोसी कोई खास रिश्तेदार रहता है तो वो दे देता है। लेकिन कई बार ऐसा है कि कोई बाहर का, दूर प्रदेश का आदमी रह रहा है, दूर जिले का आदमी रह रहा है, तो खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, तो उधर हम लोग फिर खाने की व्यवस्था भी करते हैं। और अभी एक ऐसी स्थिति भी बनी है कि इस दौरान कुछ परिवार आए कि उनका कोई नहीं था, अपन ये मदद करी तो फिर अभी समिति ने 4 बच्चे पूरे गोद भी लिए हैं, तो उनका सारा खर्चा समिति उठा रही है पिछले 5 सालों से। उनकी पढ़ाई लिखाई का, घर का, रोटी किराना, दाना पानी से A to Z वो सारे
खर्चे हमारी समिति द्वारा उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से स्थितियाँ बन जाती हैं, तो वैसा पर समिति निर्णय लेती है और हम लोग काम करते हैं। और ये आपका जो सब वाहन है वो किस तरीके से लोगों के काम आता है, लोगों की मदद करता है? जी, वो शव यात्रा वाहन जिसको हम लोग ने स्वर्ग रथ नाम दिया है, स्वर्ग रथ। तो उसका भी हम लोग ने ऐसा जगह जगह प्रचार किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया है, सभी पार्षद और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके माध्यम से भी जानकारी प्रसारित की है। तो जहाँ भी जो शमशान घाट दूर रहते हैं तो हम लोग के पास जो हम किसी भी मेंबर के पास में फ़ोन आता है तो हम लोग शव यात्रा वाहन भेज देते हैं, तो उधर जाके वो सारी निःशुल्क व्यवस्थाएँ, मतलब जो भी डेड बॉडी रहती है या शव यात्रा वाहन में सहयोग करती है। ठीक है। आप 11 वर्षों से आपका एनजीओ चला रहे हो, उसके पहले आप पिछले 30 वर्षों से संघ के सक्रिय स्वयंसेवक सदस्य हैं। तो ये जो समाज सेवा की भावना है, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं संघ से आपको ये विचार मिले हैं? इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक तो मैं पिछले 30 वर्षों से संघ से जुड़ा हूँ, मेरी संघ आयु 30 वर्ष है। तो संघ से चूँकि पढ़ाई लिखाई भी थी, तो पहले शुरू जब पढ़ाई लिखाई के दौरान तो कभी कभी शामिल हो सकते थे, लेकिन जब पढ़ाई लिखाई हो गई, जब एक प्रोफेशन में आए, तो अब लगा कि संघ के साथ में सक्रियता बढ़ानी चाहिए। तो वो लंबे कई वर्षों तक मैं लगातार शाखा गया हूँ, तो संघ से उधर बहुत ही संस्कार सीखने को मिले हैं। जो छोटे छोटे होते हैं, राष्ट्रवादिता आती है, देशभक्ति आती है, जो भावनाएँ आती हैं वो अलग ही प्रकार की रहती हैं, एक वास्तविक दुनिया में प्रवेश करते हैं। अन्यथा तो अपन आप देखते हैं आजकल जो वामपंथी लोग रहते हैं, जिनको सही आदमी तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जो वामपंथी लोग रहते हैं वो किस प्रकार से हम देखते हैं, वो टुकड़े गैंग बोलते हैं कई लोग उसको। तो इस प्रकार के लोगों के विचार देख के बड़ा दुख होता है। लेकिन जब संघ से जुड़े तो लगा कि नहीं, देश में बहुत बड़ी संख्या में हम जैसे और भी स्वयंसेवक हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं और देश से बहुत सारे संस्कार लिए, उसकी बहुत संस्कृति सीखी, उसकी रीति नीति से जहाँ जब भी बनता है हम अपना सक्रिय सहयोग करते हैं। चाहे वो पथ संचलन हो, चाहे वो बस्ती बस्ती के कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग उसमें जाते हैं और ऐसे नियमित रूप से हम लोग कार्य करते रहते हैं। और दूसरा, एक कुछ संस्कार, समाज सेवा के संस्कार मुझे अपने पिताजी से भी मिले, क्योंकि हमारे पिताजी गाँव में गरीबों की मदद करते थे, तो वो हम बचपन से देखते आए। तो नेचुरली वो जो संस्कार रहते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, तो कुछ ट्रांसफ़र उधर, कुछ संस्कार उधर से भी ट्रांसफ़र हुए। आपने पिताजी की बात छेड़ी है, तो थोड़ा आप मुझे अपने परिवार के बारे में बताएं कि आपके पिताजी का मतलब कहाँ के निवासी हैं और उनसे आपके अंदर ये संघ के विचार कैसे आए? जी, चूँकि हमारे पिताजी भी जनसंघ के समय से ही भारतीय जनता पार्टी या कहीं ना कहीं देशभक्ति में लगे रहे हैं, तो अब वो फिर सरपंच भी बने, 4 बार लगातार सरपंच रहे। 4 बार सरपंच रहे हमारे पिताजी। और ये हमारा गांव, ये सुर्खी के बिल्कुल पास में हीरापुर गांव है, उधर हमारा गांव है। तो उधर पिताजी द्वारा भी लोगों की सेवा की गई और हम लोग ने भी देखा, तो हमने भी सेवा की। तो ये सब देख के आता है वो किया। हम लोग 4 भाई हैं और सब एक सामान्य परिवार से हैं, सब ऐसा कोई गलत परिवार नहीं है। तो मैं भगवान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे परिवार में कोई गलत बातें नहीं हैं, गलत आदतें नहीं हैं। थैंक यू भगवान जी। आपने बात की आपके पिताजी की कि पिताजी भी संघ के सक्रिय सदस्य रहे हैं और 4 बार सरपंच रहे हैं। जी, पिताजी तो सरपंच रहे, लेकिन अभी हमें भी सुनने में आया है कि इस बार आप भी सागर संसदीय लोकसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं या टिकट की मांग कर रहे हैं भाजपा से, तो इस पे क्या सच्चाई है? क्योंकि ये केवल सुनने में आ रहा है या इसके पीछे कुछ सच भी है? थोड़ा आप मुझे बताएं इसके बारे में। आपने सही सुना है। ये मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी दावेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब आप जब सेटल्ड हो जाते हैं, लाइफ में कुछ अनुभव आ जाते हैं, तो आपको राजनीति के माध्यम से आपको अपनी सेवाएं देश के लिए देना चाहिए। इसलिए मैं इस दावेदारी की तैयारी कर रहा हूँ। दावेदारी कर दी है, यहाँ तक कि मैंने अपने वरिष्ठ नेताओं को बहुत अपना बायोडाटा भेजा है और आगे आशा है कि पार्टी कुछ अवसर प्रदान करेगी। नहीं, पार्टी अवसर प्रदान करेगी। आप एक सफल सीए हैं जी, आप 18 सालों से सीए के रूप में कार्यरत हैं जी। तो सीए से राजनीति में आना, ये विचार कहाँ से आया? थोड़ा इसके बारे में बताएं। मतलब आप जब सीए में सही है, काम धंधा सही चल रहा है, तो फिर क्यों राजनीति में आना? समाज सेवा तो वैसे भी आपकी समिति के द्वारा हो ही रही है। हाँ, सही कहा ऋतुराज जी आपने। अब देखिए, एक समाज सेवा जब खुद के लेवल पर करते हैं, कुछ लोग मिलकर करते हैं, तो एक सीमित दायरे में होती है। जैसे भी हम जब सागर में कर पा रहे हैं, लेकिन फिर दायरा बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़े स्तर में किसी बड़े संगठन के माध्यम से ही संभव है। बिल्कुल सही कहा। और रही बात कि राजनीति में क्यों जा रहे हो, जब आप सफल सीए हैं। देखिए, सफल जिंदगी के हर पायदान पे एक निश्चित जवाबदारियां होती हैं। तो एक
जब मुझे लगा कि एक अपन लाइफ सेटल हो गई है तो अब अगले पायदान पे हमें कदम रखना चाहिए, तो राजनीति में जाके करना चाहिए। तो राजनीति में कोई मैं नया नहीं हूँ, मैं पिछले 20 सालों से और ज़्यादा सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। चूँकि वो ये रहता है कि एक बार दिखाई नहीं देता है, लेकिन विधानसभा के चुनाव आते हैं तो मैं घर घर जाकर प्रचार करता हूँ, चुनाव मैनेजमेंट के रूप में भी उनका सक्रिय साथ देता हूँ, अपने विचार प्रकट रखता हूँ, मीटिंग्स में जाता हूँ। लोकसभा का चुनाव आता है तो उस समय में प्रचार करता हूँ। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते भी मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी संघ के विचारों से प्रभावित होने के कारण इनके कार्यों की तारीफ करता हूँ और इनकी जो विचारधारा है उसी से मैं प्रभावित हुआ हूँ और इसलिए मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के विचारों से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हूँ और उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। आपने बोला भाजपा के विचारों से आप प्रेरित हैं। जी। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है जी। इस बार मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, भाजपा ने सबको चौंकाया है। जी। सांसदों को विधायक भी बनाया है। जी। और पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री भी बनाया है। जी। जी। तो आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी आप जैसे सक्रिय कार्यकर्ता को देख पाएगी? पार्टी की नज़र में आप कैसे आओगे? इसको लेके आप अपनी बात कैसे रखोगे पार्टी स्तर पे? इसको लेके आपके क्या विचार हैं? हाँ ऋतुराज जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया। पिछले 4-6 महीने के डेवलपमेंट्स देखें तो इससे देखने से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सोच क्या है, किस तरीके से नए लोगों को अवसर प्रदान कर रही है। अभी देखा कि पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया अपने राजस्थान में, और जो सोच नहीं सकता था मध्य प्रदेश में भी वैसा हुआ, मंत्री बनाया, विधायक की टिकट दिए। तो जैसा अभी देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नए जो सोशो प्रोफेशनल लोग हैं, जो समाज सेवी और प्रोफेशनल लोग हैं, इनके वो अनुभव का प्रयोग करने के लिए हम जैसे लोगों को शायद आगे बढ़ाए, इसलिए मेरे मन में विचार आया। और ऐसा हो सकता है, अभी हम देख रहे हैं हमारे माननीय नड्डा जी, मोदी जी की तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है, नड्डा जी देखें और हमारे बीडी भाई साहब का देखें, बीडी शर्मा जी का, ये जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी मतलब इनकी नज़रें भी पार की हैं। ये भी देखते हैं, इनको लगता है कि यार ये व्यक्ति अच्छे काम कर रहा है, इसको पार्टी में और सरकार में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये निश्चित रूप से उस व्यक्ति को उठाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ये सब दिख रहा है और लग रहा है, तो इस वजह से मैं राजनीति में आया हूँ और हो सकता है पूरा विश्वास है कि ये लोग मुझे अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया आपको अवसर प्रदान कर दिया। जी। सागर संसदीय क्षेत्र को लेके आपके क्या विजन है, ये मेरा आखिरी सवाल है, जिसमें आप बताओगे कि अगर पार्टी आपको अवसर देती है तो आप किस विचारधारा को लेके आगे बढ़े हुए सागर आपके आने के बाद कैसे बदलेगा संसदीय क्षेत्र? ये बहुत सही प्रश्न किया आपने ऋतुराज जी। देखिए, चूँकि मेरे पास एक लंबे अरसे का अनुभव है, मैं क्षेत्र के सभी लोगों से मिलता हूँ, सभी प्रकार के लोगों से मिलता हूँ, खासकर व्यवसाय वर्ग, जो व्यापारी वर्ग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो इन लोगों की समस्याओं को दूर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इन लोगों की समस्याएं जानता हूँ। मैं देखता हूँ कि इनमें कहाँ कमी रह जाती है कि उद्योग में ये लोग पीछे रहते हैं, तो उनको एक उचित प्लेटफॉर्म देना, जो सरकार की योजनाएँ हैं उनको, उद्योगियों को, उद्योगपतियों को, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं उनको कैसे लाभ पहुंचाएं और कैसे व्यापार व्यवसाय बढ़ाएं, पहला तो ये है। तो दूसरा, हमारे ये सागर है, ये एक एजुकेशन हब कहलाता है और एक गौर नगरी है, शिक्षा नगरी कहलाती है, आप भी जानते होंगे। सर डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे इधर है। तो ये विश्वविद्यालय होने के साथ अभी हमने देखा, जब पूरा सोच रहे थे कि अपन सागर में और किस किस चीज़ की कमी है, तो जैसे रुड़की, खड़गपुर जैसे वो छोटे शहर हैं, कोई बहुत बड़े शहर नहीं है, लेकिन उधर IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हमारे सागर में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। मेरा स्वभाव है कि जो कुछ सोचता हूँ तो करता हूँ, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, फॉलोअप करना पड़ता है, बार बार चक्कर काटना पड़ते हैं, किसी विभाग के चक्कर काटना पड़ेंगे तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं काटूंगा ना, मैं बार बार फॉलोअप लूँगा। जब जाऊँगा भैया क्या एक IIT हमारे इधर भी खोल दूँ, एक IIM हमारे इधर खोल दो, एक एम्स हमारे इधर भी खोल दो। तो ये फॉलोअप लेंगे, जब निवेदन करेंगे, बार बार देखेंगे, उनको जगह उपलब्ध कराएंगे, सारी स्टडी करके देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देंगे, तो कौन मना करेगा? विकास सब चाहते हैं, ऊपर से नीचे तक सब विकास करना चाहते हैं। तो जो एजुकेशनल हब है, इसको हम और अगले पायदान पर ले जाना चाहेंगे कि सागर लोकसभा क्षेत्र में एजुकेशन की ऐसी व्यवस्थाएं कर दें कि जो लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई लिखाई करने के लिए, एडवांस स्टडी करने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं सागर में। जो स्वास्थ्य की सुविधा है, तो एम्स के माध्यम से कुछ व्यवस्थित और गुणवत्तापूर्वक सुविधाएं सागर में ही मिले, तो उसको सागर में लाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे तो क्यों सफल नहीं होंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। इस पर और गरीबों की जो भी व्यवस्थाएं, अपन देखते हैं लेबर लॉज की, चूँकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो पता है कि भाई
लेबर जो वर्ग होता है उनकी क्या समस्याएं हैं उनको पूरी करेंगे। और सरकार के हाथ में सब कुछ होता है। आप चूँकि मुझे केंद्रीय नियमों की सारी जानकारी है, क्योंकि मैं उनको पढ़ा लिखा हूँ, बाकायदा फॉर्मल एजुकेशन ली है, तो उसकी कमियां पता रहती हैं, उसके प्लस पॉइंट्स पता रहते हैं, तो उनका फ़ायदा निचले तबके पे, नीचे की जनता को कैसे दिए जाए, उन सब का फ़ायदा नेचुरली हम स्वाभाविक रूप से आगे पहुँचाएंगे। ठीक है। तो आपने सागर को लेके आपका विज़न बता दिया है कि आप किस तरीके से सागर को IIT IIM का हब बनाना चाहते हैं, सागर को शिक्षा के क्षेत्र में नए पैमानों पे आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वैसे तो ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल और करूँगा कि आपसे मैंने जो अभी इतनी चर्चा की, इस चर्चा में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक प्रोफेशनल व्यक्ति से बातचीत कर रहा हूँ, एक राजनीतिक व्यक्ति से नहीं। तो इस राजनीतिक जर्नी में, राजनीतिक सफ़र में आप सरवाइव कैसे करोगे, क्या इसको लेके आपकी विचारधारा है? क्योंकि यहाँ बोला जाता है कि राजनीति में तो षड्यंत्र चलते हैं, राजनीति में झूठ ही बोला जाता है, सच बोला नहीं जाता है। और जिस तरीके से आपके विचार हैं वो बड़े मुझे अच्छे लगे सुनने में। तो ये राजनीतिक, इसमें आप कैसे सर्वाइव करोगे? ऋतुराज जी, यह सर्वत्र सही नहीं है कि राजनीति में षड्यंत्र ही चलता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, यदि वो झूठ बोलते और षड्यंत्र करते तो शायद पूरा हिंदुस्तान उनके लिए पागल नहीं हो रहा होता। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि षड्यंत्र ही चलते हैं, षड्यंत्र जानना या उठापटक आपको आना चाहिए। मैं इस विचारधारा का नहीं हूँ, मैं तो सीधा सीधा गेम खेलना चाहता हूँ, और मुझे पता है सीधा गेम खेलने में, सीधी बात करने में कोई बुराई नहीं होती। तात्कालिक आदमी सोचता है, लेकिन जब उसकी छवि वैसी बन जाती है कि नहीं यार ये आदमी तो ऐसा ही है, वो इसी तरीके से चलता है, सीधा सीधा चलता है, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो आजकल माहौल वैसा है तो लोगों को लगता है कि यार कुछ उठापटक होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं है। समझने वाले सब समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। समझने वाले सब समझते हैं। ये थे हमारे साथ सागर जिले से RD बड़ोनिया साहब, जो कि CA हैं, और आज इन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। धन्यवाद। थैंक यू।